बारे में बता सकते हैं? जी। हेलो, आई एम फ्रॉम हैदराबाद से हूँ मैं। ओके। मेरा बीटेक 19 में हो गया, सिविल इंजीनियरिंग। देन 2 इयर्स मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करा, बट आई डिडंट गेट इट। सो अभी तो करंटली मैं सॉफ्टवेयर में चले गया, तो बिकॉज सैलरी वाज नॉट अट्रैक्टिव इन सिविल। बट आई एम ट्राइंग टू शिफ्ट शिफ्ट बैक टू सिविल और गल्फ को जाने का प्लान कर रहा तो किसने कह हूँ, दिया इसलिए यार कि बिकॉज सिविल में जो है सैलरी अट्रैक्टिव नहीं होती है? इंडिया में मैंने आई आई डिड गिव व्हाट्स इंटरव्यूज, योर बट एक्सपेक्टेशन? कैन यू टेल मी व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन सैलरी? स्टार्टिंग सैलरी एटलीस्ट एक 30 के तो रहना पर मंथ, बट इट अभी वाज आप नॉट कितना अर्न अवेलेबल कर रहे 30 हो? के तो। आईटी में कितना अर्न कर रहे हो? 40 आ रही है अभी, पैकेज तो 6 है बट हैंड को 40 आ रही है। वेरी गुड यार। अगर 40 आ रहा, 19, बट 19 से लेके 23, ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स में तो आप इतना तो जी, सिविल में भी कर लेते, आराम से कर लेते, आराम से। अगर बट आई आज, ट्राइड फॉर गॉड तो अगर आप 4 साल गैप आ सिविल, गया। जी 4 साल अगर सिविल जी जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगाते और अगर आप मिडिल ईस्ट में होते 4 इयर्स के बाद, तो आई जी अप्रोक्सीमेटली यू विल बी नियरली 1.2 के करीब होते आप पर मंथ के, मिडिल ईस्ट के अंदर। और अगर इंडिया में भी होते तो 40-45 आराम से सिविल के अंदर भी कमा रहे होते। हाँ ये है। बट एक चीज और है, क्या आपको लगता है कि आईटी में ग्रोथ ज्यादा है या फिर सिविल में ज्यादा है? अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आईटी में ज़्यादा है, बट बट गल्फ के ग्रोथ पर्सपेक्टिव आई से एम तो आस्किंग अबाउट द सिविल। ग्रोथ। what you will think you where you will be after 2 to 3 years? नहीं, मैं ग्रोथ ही क्या बोल रहा, बट मेरा पर्सपेक्टिव और मेरे एक्सपीरियंस है तो ग्रोथ तो आईटी में ही ज्यादा है। और बी फ्रैंक अबाउट दैट। चलो अच्छा है। अगर आप ऐसे, आई डोंट थिंक सो कि आईटी में, देखो आईटी में किसी भी फील्ड के अंदर ना, शुरू के 4-5 साल 6 साल तक जो है आदमी ग्रोथ करता है। उसके बाद जी जब जब आप सीनियर पोजीशन पे जाते हो, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, देन कंपटीशन ज्यादा होता है, स्कोप कम हो जाता है वहां पर जो है फिर सिक्योरिटी के लिए फिर आज भी 10-10 15-15 साल से जो आईटी में काम कर रहे हैं, तो वो जी 70-80 के नियर अबाउट है। बट वहीं पे अगर सिविल में देखोगे तो वो 1.5 1.75 के नियर अबाउट है। हाँ वहां पर जॉब सिक्योर्ड है आईटी के अंदर। बट सिविल में हम्म, सैलरी प्रोस्पेक्ट से देखा है तो सिविल में ग्रोथ अच्छा होता है। अगर आप, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो है आप कितना वो कर रहे हो, आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आज भी ऐसे सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आज भी ऐसे इंजीनियर मिल जाएंगे जो 7-8 8 साल का एक्सपीरियंस रखते हो, 30-30 40 हजार की जॉब के लिए तरस रहे हैं, 50 हजार की जॉब के लिए तरस रहे हम्म, हैं। ऐसे भी है। वो जी आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ मच यू यू वांट, हाउ मच यू हैव अ नॉलेज विद यू। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन दैट, किसी भी फील्ड के अंदर। बट सिविल में अच्छा है आज भी बहुत। मैं आपको एक अपने सीनियर्स की बात बताता हूँ। ही वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर, ही वॉज फ्रॉम द स्कॉटलैंड एंड ही वॉज अर्निंग 30 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है। तो ये एक, 30 लाख पर मंथ। यस, ठीक है। तो ये इंडिया के अंदर, इंडिया के बहुत सारे, आप तो हैदराबाद से हो, देयर आर मेनी इंजीनियर्स हु आर वर्किंग इन अब्रॉड एंड दे आर अर्निंग 12 लाख 15 लाख पर मंथ। पर मंथ तो उतना मेरे दोस्त नहीं है। आई कैन हाँ से टू थ्री आई आई लैक्स श्योर यू। फोर फोर हाँ लैक्स अबे 5 लैक्स आपके बट फ्रेंड नहीं है ना, क्योंकि आपके फ्रेंड की जो वो है, क्या बोलते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस लेवल। एक्सपीरियंस है वो 3 to 4 5 इयर्स का होगा। बट इफ यू गो फॉर अ 10-15 इयर्स सीनियर पर्सन, देन डेफिनेटली, डेफिनेटली जो है उनका जो है 12 लाख का पर मंथ का सैलरी पैकेज आराम से होगा। अभी थोड़ा सा कम हो गया मिडिल ईस्ट के अंदर भी, बिकॉज वी इंडियंस आर देयर इन हायर पोजीशन ऑल्सो, मैनेजमेंट ऑल्सो। सो वी ट्राई कि यार हम इंडिया से लेबर को या मैन पावर को जो है कम रेट पे लेके आए, बिकॉज वी नो इंडिया के अंदर जो है इन्फ्लेशन है, थोड़ा सा कम में भी आदमी काम कर लेता है। बट बिफोर इट वॉज ट्वाइस थ्राइस इन मिडिल ईस्ट ऑल्सो, नाउ इट यू विल गेट हाइक ऑफ 1.5 टाइम्स और मैक्सिमम 2 टाइम्स। इंडिया के अगर 40 यहाँ है तो वहां पर 80-90 1 के करीब मिलेगा। बट एक टाइम था जब दो दो थ्राइस भी मिल जाता था, 4 टाइम्स भी अर्न करते थे लोग। बट अभी भी बहुत कंपनीज अभी हैं। मिलता बट एक्सपीरियंस से मिलता बोल के समझ रहा हूँ मैं। हाँ अभी एक्सपीरियंस और उतना भी नहीं मिल पाता, क्योंकि अभी मैं बताया ना कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी जितने भी कंट्रीज है सब में जाके सीनियर मैनेजमेंट में इंडियंस बैठ गए हैं। और इंडियन मेंटेलिटी क्या होता है कि अपना तो बना लो, अपना पैसा तो बना लो, हम्म ठीक है, नीचे वालों को जो है हम्म सस्ते में लेके आओ। आप देखोगे कितने भी इंटरव्यू अगर आप देखोगे मिडिल ईस्ट के, तो इंडियंस डेलीगेट जरूर आता है उसमें।
और वो डेलीगेट्स इंडियन इसीलिए हम्म, लाते हैं कि उसको पता है कि इंडिया में अगर ये 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है तो ये जहाँ से कितना लेगा, 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम, एक पीस, एक मैक्सिमम। डेढ़। तो जब लेके इंग्लिश पीपुल विल कम ना, दे डिडंट बार्गेन, वो बार्गेन नहीं करते हैं ज्यादा। हाँ, उनको पता है यार ये अगर बंदा हम्म, काम का है तो डेफिनेटली ही विल पिक यू एट एनी कॉस्ट। तो फिर वो है। लेकिन जहाँ पे इंडियन डेलीगेट्स आते हैं, अब वो कंपनीज भी चालू हो गई है, सबको पैसा बचाना है, तो वो भी अपना डेलीगेट्स भेज देती हैं, इंडियन डेलीगेट को भेजती हैं और बोलते हैं जाओ इंटरव्यू लेके आओ, बंदे लेके आओ। बट हमारे यहाँ क्रेज अभी हम्म, इंडिया का देखोगे, अगर इंडियन ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं मिडिल ईस्ट में जाना, दे विल प्रीफर टू गो यूएस, यूके, कनाडा, इन जगह पे जाना प्रेफर करते हैं, इन अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ पर के अभी काम चल रहा है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है अब इतनी सैलरी हाइक नहीं मिलता है। तो इसीलिए वो जो हम्म, इंडिया के अंदर ही अब इतना मिल रहा है यार, इंडिया के अंदर ही अच्छी अच्छी कंपनीज जो है वो अच्छे सैलरी पैकेज दे रही है। अब इंडिया में अगर आप मान लो 60,000 रुपीज अर्न कर रहे हो, सपोज 60,000 रुपीज अर्न कर रहे हो और हम्म, बाहर जाके 80,000 रुपये, 90,000 रुपये कमा रहे हो, तो क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है कोई डिफरेंस? कहाँ पे नहीं। बराबर हो जाता है बताइए? 20,000 वहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी बस नहीं होता। नहीं, ऐसा लिविंग कुछ नहीं है, कॉस्ट। ज्यादा ज्यादा हाइक नहीं है कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप 500-700 रियाल में जो है महीना काट लोगे आराम से। 700-800 रियाल में पूरा महीना कट जाता है आराम से। उसमें खर्चा भी करोगे, दबा के खाओगे भी पियोगे भी, तो भी आराम से 700-800 रियाल में कर लोगे। लेकिन कहाँ पे डिफरेंस आता है पता है? जब आप इंडिया मान लो इमरजेंसी लीव आ रहे हो, क्योंकि इंडिया कंपनी जो बाहर की कंपनीज होगी वो वन टाइम इन ईयर देंगी, ठीक है आपको, या। पेड लीव। जब इंडिया आओगे कभी, इन केस ऑफ इमरजेंसी हम्म, या फेस्टिवल पे किसी आना है, तो अपनी जेब से लगा के आना। और अपनी जेब से लगा के आने का मतलब क्या, कि 1-1.5 लाख रुपया गया, प्लस वो जितने दिन की लीव ली है, 15 दिन की, 20 दिन की जो लीव ली है, वो भी पेड लीव है, सैलरी। सैलरी कट हो रहा है, तो बात तो बराबर पड़ गया। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जो हाइक मिल रहा है, वो तो बराबर हो गया। हाँ, ये जरूर है, मिडिल ईस्ट में जाने से फायदा ये होता है कि आपका जो सेविंग है वो बच जाता है। इंडिया में क्या होता है, 60,000 रुपया है, आपने खर्च दिया, इधर घूमे उधर घूमे, ये कर लिया वो कर लिया, ये खरीदारी कर लिया, आज ये फंक्शन हो गया, कल वो फंक्शन हो गया, और इसी में बराबर हो जाता है। वहां जाके ये सेविंग होता है, उसमें तो आप घर आते नहीं हो, किसी से होता नहीं है, साल भर में एक बार ही आए, तो जो पैसा इकट्ठा किया वो आपने आके इन्वेस्ट करना है, या सेविंग हो जाता है, बस इतना ही फर्क होता है। अदरवाइज जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है मिडिल ईस्ट और इंडिया के अंदर। एक टाइम था बहुत ज्यादा अच्छा, तो जब आदमी कहता है यार, इंजीनियर कहता है यार इंडिया में भी मुझे यही मिल रहा है, और अब मैं फैमिली के साथ हूँ, फ्रेंड्स के साथ हूँ, तो काहे के लिए मुझे उधर जाने का है? यहाँ थोड़ा सा सुबह शाम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ेगा, एफर्ट्स, बट वो वहां पर थोड़ा सा वो हो जाता है। सर, आप ठीक है, गल्फ में काम कर रहे थे क्या आप? मैंने कहाँ काम नहीं किया। ठीक है। ओके, ठीक है, तो ठीक। वो चीज़ अलग है। ठीक, चलो। ठीक है, अब ठीक है। ओके, चलो ठीक। चलो, वेलकम है आपका क्लास में। तो महेश, आज आपसे भी थैंक यू। इंट्रो कर लेते हैं। तो आपने तो पहले भी हमारी क्लास ली थी, जब हमने वो यूट्यूब पे जो, सॉरी, जूम पे जब स्टार्टिंग किया था तब भी, फिर दोबारा आए हमारी ओके, क्लास ओके। के लिए। उस टाइम पे आप, उस टाइम पे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, क्या हो गया था? हाँ, उस टाइम पे घर जाना आना साइड से थोड़ा वो कम हो गया था। तो घर पे कुछ काम पड़ गया था, तो 5-6 दिन उधर ही घर पे लग गया था। कुछ काम था, जमीन वगैरह का लफड़ा था। तो अभी हैं कहाँ पर आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तो नेपाल से ही बिलोंग्स करता हूँ। नेपाल पढ़ाई में तो कहाँ मैंने से हैं? बीटेक बेंगलोर से। नेपाल में सर जनकपुर धाम से। अच्छा, जनकपुर बॉर्डर के से हो। आसपास ही है वो। ठीक ठीक, हाँ बरोबर, ठीक है। तो अभी सर मैं फिलहाल जॉब करता हूँ हाइड्रो पावर सेक्टर में। 17 मंथ्स हो गया है मेरा। तो आपका मेन पर्पस क्या है यहाँ पे ज्वाइन करने का? क्या सोच के मतलब दोबारा से ज्वाइन किया कि यार पहले तो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, अभी जो है दोबारा से कर लेते हैं, अभी टाइम में मौका मिल जी रहा है सर, जी सर, यहाँ पे बहुत टेक्निकल बहुत चीज मैं देख रहा हूँ सर। आप बहुत अच्छे सिखाते हैं। यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलता सर, पूरे नेपाल भर में मैं देख लिया, यूट्यूब में सर्च करती है, कहीं नहीं सिखाते। सीनियर लोग तो अपना मूड पे रहता है, उसका जो आता है वो करता है। कितने साल लेकिन से काम कर करना है रहे तो हो अब इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में सर मैंने कितना 2022 मार्च 9 को ज्वाइन किया, हाइड्रो पावर अच्छा। में ज्वाइन किया। हाँ हाँ। तो बस मेरा सुपरविजन का ही काम था, कभी काम भी नहीं किए थे। बस पास आउट होके आ गया बैंगलोर से, यहाँ पे लाइसेंस ले लिया नेपाल में, और डायरेक्ट जॉब में आ गया। कोई आप अपने अंकल का ही था हाइड्रो पावर, जाओ उसमें सीखो काम करो, जाओ देखो कैसा है। तो वहाँ पे काम करते गया। बस सुपरविजन का ही शुरू में काम था, और टनल टनल का बहुत सारे चीज सीखे हैं। उसके बाद यहाँ पे टीएस सीखे हैं, लेबलिंग करना, ये सब देना, पॉइंट देना टीएस में, कर्व का निकालना, डिस्टेंस फॉर्मा देके मॉकिंग का क्वांटिटी निकालना, ये सब सीखे हैं। बस मतलब ग्रुप में ही सीखे हैं सब कुछ। रोड का सेक्शन और निकालना, तो बस अभी आप, टनल का ही काम किया, बिल्ड। जी जी तो जी, मतलब और क्वांटिटी बिल्डिंग के सर्वे बारे फील्ड में में इतना ज्यादा वो नहीं था आपका, इन्वॉल्वमेंट नहीं था क्वांटिटी सर्वे क्यूएस में? नहीं था।
चलो जी सर, ठीक जी है। सर। चलो ठीक ठीक है, चलो आपका भी वेलकम है। कल नहीं हो पाया था नेटवर्क इशू की वजह से। चलो ठीक है। जी, जी। उम्मीद कर रहा हूँ जो कल जब समझाया था वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ है, किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है भाई। किसी को कोई डाउट है जो हमने कल किया था उसमें से? किसी को कोई डाउट है भाई जो कल हमने किया था उसमें से? अगर है तो बताओ। जो अब तक हमने किया है जो स्टील में, इसमें कोई डाउट है? सर इसका एक क्लास फिर से हमको चाहिए सर, कल एक ही क्लास किया था तो तो वो सारे पिछले वाले यूट्यूब पे क्लास उतना अवेलेबल हैं। सही देखो नहीं था क्या वो। करो, जी देखो सर, अगर आपका आपने कोई डाउट, सुनो जी सुनो सर, मेरी आपका वो बात। जो वे देखा ना, टीचिंग का वे देखा, हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये काम करो, जो रिकॉर्डेड हमारी क्लासेस हुई है पास्ट में उनको जाके रिवाइज करो। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे हमारा ऑफ रहता है, मतलब आज वेडनेसडे है, कल फ्राइडे है, थर्सडे है, थर्सडे तक हमारी क्लास रहेगी। फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहता है। सो आप जो भी टॉपिक है उनमें से हम लोग क्लास कंडक्ट करेंगे फ्राइडे और सैटरडे को। ठीक है, और उस क्लास में जो है हम लोग आपके जो भी उन क्लासेस के अंदर डाउट्स हैं वी विल डिस्कस दोस्त। ठीक है, तो आप जो है एक वो कर लो, उस क्लास में जाके जो है उसमें जाके आप कर लो, एक बारी उसको रिवाइज कर लो। और आपका कोई डाउट आता है तो फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? समझ ओके, रहे हैं? ओके। जी ठीक, सर। तो पहले जाके देखो तो सही आपको कहाँ डिफिकल्टी आ रही है। अब इतना तो एक्सपेक्ट मत करो कि यार मैं पूरी की पूरी क्लास रिवाइज करूंगा। ठीक है, हाँ हम्म, ये है कि आपके जो डाउट्स होंगे वी विल रिजॉल्व दोस, दो दो करके कर लो। दो तीन क्लास एक दिन कर लो, दो तीन क्लास एक दिन कर लो। फिर संडे वो को तो हो डाउट जाएगा। क्लास होती है उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? वो पूरा का पूरा रिवाइज करना, या तो हमारा कभी नया बैच होगा तो उसमें फिर आप फ्यूचर में ज्वाइन कर लेना उस टाइम पे। बट हाल फिलहाल के लिए जो है आप उन क्लासेस को जाके रिवाइज करो, और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट उसमें से डाउट पूछ लो। फ्राइडे और सैटरडे को और संडे को आप उसमें से डाउट पूछ लो, वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, ज्यादा वैसे हमने कोई जी टेक्निकल सर। अभी तक की नहीं है, अभी तो बहुत जो है इजी चैप्टर हमने किया है, फिनिशिंग किया है। और सब स्ट्रक्चर के सुपर स्ट्रक्चर के वो इजीली समझ में आ जाएगा वीडियो से जाके। जो अभी बेसिक जो है, एक क्वांटिटी सर्वेयर का जो बेसिक होता है, जो मेन होता है, जो कोर जो एक क्वांटिटी सर्वेयर का होता है, वो अब जाके शुरू हो रहा है यहाँ से रीइंफोर्समेंट से। ठीक है ना? अब मेन है जहां पर कि आपको प्रैक्टिस और जो नॉलेज की जरूरत होती है, जहां पर कि आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करने से बच सकते हो, जो चीजें पता होनी चाहिए एक क्वांटिटी सर्वेयर को, एक सिविल इंजीनियर को। अब जाके हमारा बिलिंग आएगा, टेंडरिंग आएगा, ये कोर है। वो तो यार फिनिशिंग है, वो एस्टिमेशन पार्ट है, वो कोई भी बंदा जो है एक बार जाके वीडियो देखोगे समझ जाओगे इजीली। ठीक है, चलो और किसी का कोई डाउट? हाँ जी, सर ये किसी जैसे 1.5D, 4D, 20D, 40D, 50D सर, ये कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं सर इसका, या देखो डेफिनेशन यार, क्या है सर इसमें? ऐसा कोई वो नहीं है, वो तरीका है। कोई उनसे 20D 40D 90D 145 के एंगल पे लेके वो वैसे करके करते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने आपको बताया ना, इफ यू फॉलो दैट वे ऑल्सो ना, तो नो वन विल कट योर क्वांटिटीज, नो वन विल चैलेंज यू ऑल्सो कि भैया ये आपने ऐसे वाले तरीके से क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, नो वन विल से। ठीक है, मैं आपको इसीलिए कंफ्यूजन से दूर रख रहा हूं कि वो 40D 45D 90D ये इनसे दूर रहो। सिंपल तरीके से आप, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपको बाद में भी ऐड ऑन करनी होती हैं। सिंपल यार, मैं आपको इतने आसान तरीके से बता रहा हूँ जो कि इंडस्ट्री में फॉलो होती हैं। कभी भी कोई भी आपको डाउट नहीं आया यार, आज पिछले 15 साल से तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहा हूँ, और इस तरीके से आज तक मुझे किसी ने आके वापस से आके ये नहीं कहा कि सर जो आपने तरीका बताया था वो तो आज इंप्लीमेंट ही नहीं होता और मेरी क्वांटिटीज कट जाती हैं। आज बिलिंग मैनेजर तक वो लोग पहुंच गए हैं अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को माइंड से निकाल लो। जो चीज आपको बताई जा रही है, जो वे आपको बताया जा रहा है, सिंपल उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है यार। कोई नो वन विल चैलेंज यू व्हाई यू हैव यूज दिस फॉर्मूला। आई हैव इम्प्लीमेंट दोज इन मिडिल ईस्ट ऑल्सो, इन इंडिया ऑल्सो। अच्छी से अच्छी कंपनीज के हम लोग इस फॉर्मूला, इस वे को फॉलो करते हुए करते हैं, आज तक किसी ने कोई कुछ नहीं कहा। इवन जो बीबीएस है ना, बीबीएस बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे भाई। बीबीएस अगर एक कॉलम का बनाने लगे तो 4 पन्ने भर जाते हैं, समझ गए? अगर एक कॉलम थ्रो फ्रॉम फाउंडेशन टू ग्राउंड ऊपर चले गए ना, 20 मंजिला स्टोरी बिल्डिंग तक, तो 4 पन्ने आपके बीबीएस पे ही लग जाएंगे, बल्कि उससे ज्यादा। तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि इतना डीप में जाके, हर किसी को चाहिए सिंपल इजी एंड फास्ट और बिल्कुल। और हमने जो आपको वे बताया है उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कि वो तुक्के मार के रखा हुआ है या गलत है उसमें। वो
वही फॉलो होता है, वो भी फॉलो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नो वन विल से कि ये भाई यू हैव यूज दिस वे, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि वो क्या है, मैंने आपको एक चीज कही थी शुरू में ही, क्वांटिटी सर्वेयर का काम क्या होता है, इजी, फास्ट एंड एक्यूरेट, एक्सप्लेनेबल। जब ये चार क्वालिटीज आपकी क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर होगी, आप आगे ही बढ़ोगे, पीछे कोई नहीं बढ़ोगे। मैंने कल भी बोला था कि अगर आप हौच पौच करोगे ना, बहुत सारी चीजों को मिक्स मर्ज करने की कोशिश करोगे, देन यू विल रियलाइज कि यार आपका सीनियर भी परेशान हो रहा है, आप खुद परेशान हो रहे हो। और क्या होता है, क्वांटिटी सर्वेइंग कहाँ से स्टार्ट होती है मालूम है ना? फर्स्ट डे बताया था, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के इनिशियल फेज से, मतलब डिजाइन फेज से ही क्वांटिटी सर्वेयर का जो है, जब पेपर पे होता है प्रोजेक्ट, तब से क्वांटिटी सर्वेयर का रोल स्टार्ट हो जाता है। और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, सबसे लास्ट में निकलता है किसी भी प्रोजेक्ट के हैंड ओवर, फिजिकल हैंडिंग ओवर हो जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन हैंडिंग ओवर क्वांटिटी सर्वेयर ही फाइनल करके निकलता है, हाँ दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट। समझ रहे हो? तब तक उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और अगर आपका कंफ्यूजिंग वाला सिस्टम रहा, आप मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में घुसना चाहते हो, अगर आपको सर्वाइव करना है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो एक ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ लेना जिसको इनिशियल से लेके और फाइनल तक आप करके जाओ, मतलब एस्टिमेशन से लेके और फाइनल बिलिंग तक, फुल एंड फाइनल बिल तक, तब तक लेके जाओ। तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि कौन कौन से स्टेजेस आती हैं, कैसे कैसे करना है, क्या क्या होते हैं, आरएफआई क्या होती है, या हम लोग ये सीसीओआर बनाते हैं, चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट बनाते हैं, ये क्या होती है, जेएमआर वगैरह क्या होती है, सब कुछ एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में जान जाओगे आप, ठीक है। लेकिन उसके लिए पूरा का पूरा इनिशियल से लेके लास्ट तक जाना पड़ेगा। तो आप ये सोचोगे, अगर आप तगड़म लगाओगे, उल्टा सीधा कुछ भी करके रख दोगे, जब आपसे जस्टिफिकेशन मांगेंगे, मान लो 5 साल का प्रोजेक्ट है, आज आप एस्टिमेटर का काम करो, ठीक है, आज आपने कोई बिल प्रिपेयर किया, उसमें आपने बीवीएस बना दिया, और वो बिल, क्योंकि फाइनल बिल क्या होता है, फाइनल बिल में चाहे वो 5 साल के बाद हो, चाहे 7 साल के बाद हो, पूरी क्वांटिटीज को रिवाइज किया जाता है। जो ये बिल होते हैं ना, जो ये पेमेंट्स होती हैं, इंटरिम पेमेंट्स बोलते हैं इनको। ये इंटरिम पेमेंट जस्ट एडवांस पेमेंट होती है कॉन्ट्रैक्टर को, टोकन मनी होता है एकदम से, कि यहाँ चलो यार तुमने इतना काम कर लिया, उसके अगेंस्ट में इतना पैसा ले लो, ठीक है। फुल एंड फाइनल जब बिल होता है, उसमें पूरा का पूरा क्वांटिटीज को रिवाइज किया जाता है, पूरा का पूरा बिल जो है दोबारा प्रिपेयर होता है, समझ गए। तब अगर मान लो उस कंडीशन में अगर आप एबीसी वहीं पे उसी प्रोजेक्ट में शुरू से लेकर लास्ट तक हो 5 साल तक, और आपने घौच पौच करके रखा हुआ है ना, तो ये जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने ये क्वांटिटीज कहाँ से ली थी और कैसे निकाली थी। इसीलिए सिंपल इजी तरीकों को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इजी एक्सप्लेनेबल, मैंने कहा था कि आपकी अब्सेंस में भी कोई बंदा आपकी क्वांटिटीज को समझ जाए कि हाउ यू विल कैलकुलेटेड। राहुल, अगर आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ ना बेटा, इसके बाद मैं आपको क्लास से आउट कर दूंगा और दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे आप, ये याद रखना, ठीक है। दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्लास को कभी। आई एम नॉट, मैं हर बारी आपको स्पेशल नहीं बोलूंगा कोई भी चीज, ठीक है। यू आर नॉट अ स्पेशल वन। तो इसीलिए जो है काम को फास्ट और एक्यूरेट किया करो, एक्सप्लेनेबल किया करो, ताकि जब आपसे 5 साल के बाद भी आपसे कोई पूछे कि भाई ये बता ये क्वांटिटीज कैसे निकाली थी, तो उसको आप जस्टिफाई कर पाओ, उस टाइम पे उसको कन्विंस कर पाओ, ठीक है। तभी आप देखो, सक्सेसफुल होना इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फंडा वही है कि आप किसी भी चीज को जस्टिफाई कर पाओ, रीजन देके कि यार ये मैंने ये ऐसे करके कैलकुलेट किया था, ये ऐसे करके मैं ले आया था। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करना, समझ गए। चलो, और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो क्लास को कंटिन्यू करें यार। हाँ जी, है किसी को डाउट? है तो बताओ, नहीं तो कंटिन्यू करें। नहीं है?